आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, आज का ये खुसूसी प्रोग्राम हम इसलिए पेश कर रहे हैं कि बहुत जल्द बकरीद आने वाली है। बकरीद 21 जुलाई को होने की तवक्को है। तो बकरीद की ईद से पहले बकरीद से मुतालिक हम बातचीत करना चाहते हैं। हमारे कोतवाल बल्दा अली जनाब मोहतरम अंजनी कुमार साहब, जो कमिश्नर हैं हैदराबाद सिटी पुलिस के, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, तो हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ियत के बावजूद अपना वक्त निकाला आज हमारे से बात करने के लिए, आप लोगों के शक व शुबात दूर करने के लिए। अंजनी कुमार साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं ईद उल अधा, जिसे हम लोग यहाँ बकरीद कहते हैं, इसकी एडवांस में मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से, हम अपनी तरफ से। ईद उल अधा की बहुत अहमियत है और इस्लाम की जो आलमगीरियत है, यूनिवर्सल अपील जिसे कहते हैं, उसमें इस फेस्टिवल का बहुत अहम रोल है। मैं इसलिए भी इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल पढ़ा जिसमें जिक्र था कि 840 मिलियंस यानी कि लगभग 84 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। और ऐसे माहौल में जब हम ईद उल अधा का जिक्र करते हैं, ज़कात का जिक्र करते हैं, जिसमें कि एक ऐसी ट्रेडिशन, एक ऐसा परंपरा होता है कि पहले गरीबों को खिलाएं, उसके बाद अपने खाएं, तो इसकी जो अहमियत है आज कोरोना के वक्त में पहले से ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना के वक्त बहुत लोगों ने अपनी रोजी रोटी को गंवाई है। ऐसे बहुत लोग जो सुबह शाम कमाते थे तब रात को खाते थे, उनको तकलीफ़ हुई है। अब वापस रास्ते पर सब कुछ आ रहा है, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। इसीलिए आज ज़कात की ज़रूरत और अहमियत पहले से बहुत ज़्यादा है। और ऐसे गरीब लोग, ऐसे लोग जो कि मक्का मदीना नहीं जा सके, उनके लिए तो मैं समझता हूँ कि बकरीद ही हज है। यही आप कुर्बानी में शामिल होइए, लोगों को शामिल करिए अपनी कुर्बानी में, और सब मिलकर यही हज का सेलिब्रेशन करिए। ये हमारा ऐसा मानना है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और एक बात यहाँ पर जो पिछले दिनों भी बाज़ डेलीगेशंस जाकर डीजीपी साहब से मिले थे, हमारे एडिशनल डीजी से भी मिले थे, कि कुछ जानवरों के सिलसिले में, ट्रांसपोर्टेशन के सिलसिले में कुछ कन्फ्यूजन है, तो उसमें आप थोड़ा क्लैरिफाई करिए कि किस किस्म के जानवर ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, उसके साथ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और कौन से जानवर बिल्कुल ही ममनू हैं, बैन हैं कुर्बानी के लिए। बहुत अहम सवाल किया है आपने। जैसा कि आप जानते हैं, हर देश, हर सोसाइटी, हर जगह का कुछ अपना एक ट्रेडिशन होता है, कुछ कल्चरल रूट्स होते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में जो यहाँ की कल्चरल ट्रेडिशन है, जिसके तहत काऊ, गाय को बहुत सेक्रेट एनिमल माना गया है। बहुत लोग गाय को अपनी माँ की छवि के तरह से देखते हैं, और इसीलिए हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया है, जिसके तहत काऊ स्लॉटर पर कंप्लीटली बैन है। और काऊ स्लॉटर का मतलब होता है काऊ और उसके बछड़े। इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने दूसरे एक्ट पास किए, बहुत सारे एक्ट हैं उसमें, प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट, एनिमल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ बर्ड्स, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ बर्ड्स एक्ट, इस तरीके के स्टेट, तेलंगाना स्टेट के तरफ से भी बहुत सारे एक्ट आए। तो सबका समरी मैं यही बताना चाहूँगा कि जो जिसे कहते हैं बोवाइन एनिमल, ये वर्ड
एक्ट में यूज़ किया गया है बोवाइन एनिमल। आम भाषा में कहिए कि जो बड़े जानवर हैं, तो जो बड़े जानवर हैं उनके लिए वेटनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है कि ये एनिमल स्लॉटर के लिए फिट हैं। किसी भी हालत में काऊ और काफ्स ये तो एब्सोल्युटली बैन है, लेकिन जो दूसरे बोवाइन एनिमल हैं जैसे बैल हुए, इस तरह के कैटेगरी के दूसरे बड़े जानवर हुए, उनके फिटनेस के लिए भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। और जब वो सर्टिफिकेट मिल जाती है उसके बाद आप आराम से जा सकते हैं और जहाँ भी अपने नज़दीक के स्लॉटर हाउस में गए वहाँ जाकर आप सर्टिफिकेट दिखाकर उसको स्लॉटर कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी नियम कानून गवर्नमेंट के तरफ से बनाई जाती है, अगर मान लीजिए कभी किसी को कोई एतराज़ है, अगर कुछ ऐसा खबर मिला है कि नियम को तोड़ा जा रहा है, तो आप पुलिस को खबर करें। किसी को ये हक नहीं है कि कानून को खुद अपने हाथ में ले लें। आजकल कुछ एक ऐसे ग्रुप हैं जिन्हें काऊ विजिलेंट भी कहा जाता है, कि जो कोशिश करते हैं कि खुद जाकर कानून को हाथ में लें। ये बिल्कुल सही नहीं है और इसकी इजाज़त कानून भी नहीं देती है और इसकी इजाज़त हम लोग भी नहीं देंगे। अगर कहीं किसी को शिकायत का मौका है तो आप डायल 100 पर फ़ोन करें, लोकल पुलिस स्टेशन में फ़ोन करें, लोकल डीसीपी को फ़ोन करें और हम लोग अपने लेवल पे इमीडिएटली फ़ौरन एक्ट करेंगे। और हमारे सिटी पुलिस के तरफ से, बल्दिया के तरफ से हर जगह चेक पोस्ट भी है, हर जगह वेटनरी डॉक्टर्स भी हैं और एनिमल कैटल होल्डिंग पॉइंट्स भी हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शनेबल किसी चीज़ को है तो हम लोग वहाँ ले जाकर उसको चेक कर सकते हैं। हमारा पर्पस ये है कि ये सेलिब्रेशन का त्यौहार है, ये सेलिब्रेशन का माहौल है, इसमें किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए और हम लोग सब मिलकर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। गंगा जमनी तहजीब के स्पिरिट को बरकरार रखते हुए, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज़ को, एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हुए, गरीबों पर ज़्यादा ध्यान देते हुए अपनी इंसानियत का परिचय दें। बेशक बेशक। गंगा जमनी तहजीब जो बरकरार है तेलंगाना रियासत में, जिस तरह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब हमेशा कहते आए हैं, गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जब से आप सीपी बने हैदराबाद के, तो गंगा जमनी तहजीब बिल्कुल बरकरार है। आज तक भी कोई नाखुशगवार वाक़या या फ़िरक़ा परस्ती का मामला, ऐसा कोई कम्युनल क्लैश सामने नहीं आया। सीपी साहब, बड़ी खुशी की बात है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब अनलॉकिंग शुरू हुई तो स्टेप बाय स्टेप जो अनलॉकिंग हो रही थी, अनलॉकिंग के बाद आज पहला जुम्मा है और आज बड़ी खुशी की बात यह है कि तमाम मसाजिद में, यहाँ तक कि मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में जुमा की नमाज बाजमात अदा की गई। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। पिछले लगभग 1.5 साल से जो माहौल था लॉकडाउन की वजह से, बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी और दिल में इस बात की तकलीफ़ होती थी कि लोग जमात में आकर नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं जिसके कारण एक जगह लोगों को जमा होना सोसाइटी के लिए सही नहीं था और इसलिए भी मैं तमाम उन लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं जो पिछले 1.5 सालों से अपने घर में नमाज अदा किए और अब पिछले 2-3 हफ्तों से जब अनलॉक शुरू हुआ तो मस्जिद में आकर नमाज अदा कर रहे हैं। और अभी मुझे ख़बर मिली है कि नमाज अदा हुआ है मक्का मस्जिद में, शाही मस्जिद में और सभी बड़े जगह में, और अच्छे नंबर्स में लोग आए और अपने जमात के साथ नमाज अदा किए। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे और भी स्थिति बेहतर होगी। तो क्या उम्मीद की जा सकती है सीपी साहब के आने वाले बकरीद के रोज़ भी हमारी बाजमात नमाज ईदगाह में अदा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये जो सेकंड लॉकडाउन था वो बहुत ही कामयाब रहा, जिसकी वजह से हमारी रियासत में बहुत जल्द कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लिया गया और बिलखुसूस हैदराबाद जो एरिया आपके अंडर आता है
उस इलाके में बहुत जल्दी कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लिया गया और लॉकडाउन बड़ी कामयाबी के साथ अमल में आया। हालांकि पड़ोसी रियासतों में आंध्रा और कर्नाटक में आज भी नाइट कर्फ्यू जारी है। पोस्ट कोविड लॉकडाउन कैसा चल रहा है? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इस गुफ्तगू के सिलसिले में मुझे मौका दिया आप लोगों से बात करने का। जहां तक कोविड-19 कोरोना का सवाल है तो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और यहाँ तक का जो सफ़र हमारा रहा है, इसमें सबसे पहले तो उन फैमिलीज़ के लिए मैं इजहार करता हूँ अपने गम का जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है। शायद ही कोई ऐसा फैमिली है जहाँ नज़दीक के या दूर के रिश्तेदार इससे इफ़ेक्टेड नहीं हुए हों। दूसरी चीज़ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी का कि आज जैसा कि आपने कहा नेबरिंग स्टेट्स के कंपैरिजन में अगर तेलंगाना स्टेट और हैदराबाद की स्थिति बेहतर है तो इसमें आवाम पब्लिक का कोऑपरेशन, इसका रोल बहुत ज़्यादा है। जब कभी भी रियासत तेलंगाना के तरफ से लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू या किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन अगर लगाया गया तो पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक कोऑपरेशन से हम लोग उसको सक्सेसफुल किए। और यही कारण है कि आज जब दूसरे शहरों में अभी भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तेलंगाना और हैदराबाद में हर चीज़ अनलॉक हो चुका है। बिजनेस दोबारा अपने सही रास्ते पे आ चुकी है। कल हमारे कुछ होटल वालों से बात हो रही थी, होटल की ऑक्यूपेंसी भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो एक बार हम लोग दोबारा पुराने रास्ते पे आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एहतियात नहीं बरतें। अभी भी ज़रूरी है कि पब्लिक प्लेस में जब भी जाएं तो मास्क लगा कर जाएं। आजकल फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम का ज़माना है और हर कोई इसमें इन्वॉल्व है। तो आए दिन ये फेक आईडीज़ का जो सिलसिला चल रहा है, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों के फेक आईडीज़ बन जा रहे हैं। बाज़ एमपीज़ के भी ये फेक आईडीज़ बन गए थे और वो फेक आईडीज़ बनते हैं, फिर उसमें जो है चैटिंग होती है, पैसे मांगा जाता है। तो इसको कैसा कंट्रोल करना चाहिए? बहुत अहम सवाल है ये। आजकल जब से ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है तो आप जो भी प्लेटफॉर्म समझें, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग कुछ भी अपलोड कर सकते हैं बिना किसी पैसे के, बिना किसी इंतज़ामात के। इसके बहुत फ़ायदे भी हैं और इसकी कुछ खामियां भी हैं। फ़ायदे तो बहुत हैं कि पूरा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी आपके इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप उससे पढ़कर अच्छी चीज़ सीख सकते हैं। जिस काम के लिए पहले लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था, अब सब आपके लैपटॉप पे, आपके फ़ोन पे अवेलेबल है। इसकी खामियां ये हैं कि इसमें बहुत उलूल जुलूल चीज़ भी लोग कर सकते हैं और करते हैं, जो कानूनन तौर पे क्राइम है, गुनाह है। जैसे आइडेंटिटी किसी का चुराना, गलत आइडेंटिटी खोलना, ये पनिशेबल क्राइम है और इसमें जेल भी बहुत लोग गए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से अलग से एक साइबर सेल है और उस साइबर सेल में केवल साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन होता है। हमारे एक एसीपी साहब हैं उसमें और 4 इंस्पेक्टर्स हैं और हर दिन 2 या 3 केस वहाँ रजिस्टर होता है। इसलिए अगर कोई आदमी यह सोचता है कि हम इंटरनेट पर कुछ गलत या कुछ बेबुनियाद बात को अपलोड कर देंगे तो वो ये ज़रूर समझ ले कि ज़रूर पकड़ा जाएगा। वो अभी कुछ दिन पहले कन्विक्शन भी हुआ, एक लोग 6 महीने की जेल हुई, चंचलगुड़ा में वो जनाब बैठे हुए हैं। तो इसलिए किसी को किसी तरीके से हरास करना
जिसे एक साइबर स्टॉकिंग भी कहते हैं। अगर किसी लेडीज़ को आप मैसेज दे रहे हैं और उनको पसंद नहीं है तो वो भी केस हो सकता है। किसी मज़हब के बारे में आप अगर कुछ ऐसा बात कर रहे हैं जो कि किसी को तकलीफ़ हो, उस पर भी केस हो सकता है। अगर आप कोई पुरानी वीडियो को दिखा रहे हैं, 2 साल पहले का वीडियो अभी दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि अभी ये हो रहा है, उस पर भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आप बर्मा, भूटान, जापान, इंग्लैंड वहाँ का कोई वीडियो लाकर यहाँ दिखा रहे हैं कि ये हैदराबाद में हो रहा है, उस पर भी आपको जवाब देना होगा और आपके खिलाफ केस बुक की जा सकती है। तो इस तरीके के बहुत नियम कानून हैं। हर नियम कानून का जो समरी है, जो जिस्ट है, वो यही है कि आपके द्वारा इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे ऐसा कोई भी चीज़ अपलोड या फॉरवर्ड नहीं हो जिससे किसी को तकलीफ़ हो, किसी के मज़हब को तकलीफ़ हो। इस बात का जहन में ज़रूर ध्यान रखें। और ऐसे मौके पे ख़ास करके मैं उन लोगों का जिक्र करना चाहता हूँ जो अपने आप को लीडर समझते हैं। जैसे जो एडमिन, जो व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन होते हैं, उन लोगों को ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके प्लेटफॉर्म का कोई गलत काम के लिए मिसयूज़ नहीं हो। आज हमें ज़रूरत है ऐसे रहबर की जो सही रास्ता दिखाएं, जो अच्छी चीज़ को बताएं, जो ये बताएं कि क्या करने से हम लोग और ऊपर जा सकते हैं, जिससे हमारा देश, हमारा स्टेट तेलंगाना, हमारा शहर हैदराबाद, इसका अच्छा नाम हो। जैसा कि आप जानते हैं, एक छोटी सी चीज़ भी अगर कुछ गलत होता है तो इसी इंटरनेट के मार्फत से पूरी दुनिया में 5 मिनट के अंदर करोड़ों लोग उसको देख लेंगे। तो क्या आप और हम चाहेंगे कि हमारा जो सुंदर शहर है हैदराबाद, जिससे हम लोग सब बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसका नाम बाहर दूसरे देशों में गलत चीज़ के लिए लिया जाए? बिल्कुल नहीं। हैदराबाद आज नई नई ऊंचाइयों को पर पहुंच रहा है। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, हर लोग यहाँ आ रहे हैं। कोरोना के समय भी जब बेंगलोर, दिल्ली और बॉम्बे में रियल इस्टेट और बिजनेस के लोग का प्राइसेस नीचे जा रहा था, हैदराबाद में उस समय भी यहाँ बरकरार था और पहले से बेहतर हो रहा है। तो ऐसे माहौल में चाहे वो इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, किसी भी चीज़ को हम लोग अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हम लोग हमेशा जहन में ज़रूर रखेंगे कि हमारे शहर का इज़्ज़त हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है, और हम सब मिलकर इसको और बेहतर बनाएंगे। जी, बेहद शुक्रिया सीपी साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और वक्त और इजाज़त नहीं देता, इसलिए हम आज की मुलाकात का ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपकी बात हम जो है मीडिया के थ्रू और फैलाएंगे ताकि सबकी गलतफहमियाँ दूर हो और जहाँ भी गलत हो रहा है वो लोग अपना अपना एहतियात करें। तो नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं सीपी अंजनी कुमार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दीजिए इजाज़त, क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।